Hello students, welcome back to BSc final year classes. स्टूडेंट्स आज हम जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद मैंने वहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपके मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था और वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाया भी था स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। अगर किसी को इनकेस नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेके मैं दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है ना। तो देखो जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था कि जैसे हमने रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म निकाला था ना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म वाला भी हमने निकाला हुआ है, ठीक है। लैब में परफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके का क्या करता है, जैसे वहाँ पे हम एक सोर्स रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रिज्म रखा होता है और फिर टेलीस्कोप होता है जिसके अंदर से वो जो रे गई है आपकी, आप उसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो भी आपका स्पेक्ट्रल लाइंस वहाँ पे जो पैटर्न प्रोड्यूस हुआ वो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ कर रहे हो, उसकी रीडिंग्स लेते हो ताकि आप वहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या और जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर सको, ठीक है। यही काम करते थे ना हम। तो इसके अंदर यहाँ पे आपका जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसके लिए भी हम यही लिखेंगे क्योंकि हमारा काम भी यही है उसका, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन लिखिएगा आप। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर producing spectral lines and to measure their intensity and wavelength। यानी कि जो आपने यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस वहाँ प्रोड्यूस करे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके, ठीक है। मतलब स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके आपने जो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करी हैं, उनकी आप इंटेंसिटी और वेवलेंथ आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, एक बार मैं आपको सिलेबस भी मेंशन कर देती हूँ कि हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, है ना, क्योंकि हमें सिलेबस भी तो पता होना चाहिए। और ये भी मैंने आपको बताया था कि सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसके अंदर करवा रही हूँ क्योंकि सिलेबस तक आने के लिए हमें उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हाँ हम क्या करने वाले हैं। हम एकदम से इस पॉइंट के ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने एक बार ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा जो सिलेबस है स्टूडेंट्स एटॉमिक का, वो थोड़ा थोड़ा एक दो जो आपके टॉपिक्स है, एक दो से टॉपिक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपने 5th सेम की आपकी शायद फिज़िकल केमिस्ट्री उसके अंदर था कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि वहाँ भी ये चीज़ आती है। तो आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं इसमें टेंशन होएगी कि हाँ ये इतना सारा सिलेबस हो गया, ये हो गया, क्योंकि आपने इसका ऑलमोस्ट चीज़ थोड़ी सी की हुई है। तो थोड़ा सा प्रॉपर पेशेंस रख के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और ये बुक जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये जस्ट आपके सिलेबस के लिए है, इसके अंदर से ज़्यादा मैंने मटेरियल कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। मेरे पास जो मैं आपको मटेरियल यहाँ पे दे रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, वो अलग अलग बुक का है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर ढंग से आपको अपने नोट्स बनाने हैं ताकि आपकी यहाँ पे नहीं, जो स्टूडेंट्स एमएससी भी करना चाहता है फिज़िक्स से उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो आपका है वो वेक्टर एटम मॉडल है, क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर मॉडल। आपने वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे पढ़े हुए हैं ना, ठीक है। मैग्नेटिक ये क्वांटम नंबर, ये सारे के सारे यही होते हैं, ठीक है। 6 जो हमने पढ़े हुए हैं क्वांटम नंबर वही आएंगे यहाँ पे। पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, स्पेक्ट्रल लाइन्स इन डिफरेंट सीरीज ऑफ
एल्कलाइन स्पेक्ट्रा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन एस होती है, ऑर्बिट एल होता है, एल एस आपको इंटरेक्शन पढ़नी है, उसमें जो डबलेट टर्म आएगी वो पढ़ेंगे, ठीक है। एल एस कपलिंग और जे जे कपलिंग को डिटेल के अंदर हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ज़ीमान इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल और एनॉर्मलस ये दो टाइप के हैं, तो इनको डिटेल के अंदर हम करेंगे। उसके बाद पास्टन-बेक इफेक्ट है, स्टार्क इफेक्ट है, और यहाँ पे ये आपकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है जिसके अंदर रोटेशनल वाइब्रेशनल आपकी एनर्जीज हमें पढ़नी है। रमन इफेक्ट, देखा मैंने कहा था ना, रमन इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर एक पेपर आता है, ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मेन फीचर्स ऑफ लेज़र, ये सारा डिटेल आपका किसका है, लेज़र का है। तो एक बारी हम थोड़ा सिलेबस कर लेते हैं, जैसे जैसे आपकी यूनिट कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको वहाँ पे से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती जाऊँगी। आप यहाँ से नोट्स बना के चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज़ आप ये सोचोगे कि हाँ आप एक प्रॉपर बुक से कर रहे हो तो आपको वहाँ पर डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। तो अच्छा यही होगा आप नोट्स बनाना। चलिए अब आगे करा देती हूँ मैं। यहाँ तक हमारा हो गया है। उसके बाद हमें पढ़ने हैं बोहर के पोस्टुलेट्स। मैंने आपको बताया था कि नील बोर्स ने ये कहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं किसी एक जैसे हमारे पास ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या करता रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था, तो हम पहला यही पोस्टुलेट लिख देते हैं, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन, आप लिखते जाइए, moves around the nucleus in different circular ऑर्बिट्स। और अगर हम ये मान लें कि ये जो हमारा न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है इसके ऊपर चार्ज तो प्लस जेड ही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा था इसके ऊपर चार्ज कितना है हमारा, माइनस ई, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा इन दोनों के बीच, हमें ये निकालना है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई एंड न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेड ई, ठीक है, इज। तो आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक ये चार्ज आपका प्लस जेड है, एक माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ कूलाम्ब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा दोनों चार्जेस अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो अगर मैं ये कह रही हूँ चार्ज तो मेरे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, और आर अगर उनके बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है मतलब, तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा जेड ई माइनस ई अपॉन ये तो चार्ज हो गए अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सेकंड, अब ये तो पता है हमें कि वो ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, लेकिन ये भी हमें पता है कि वो उन ऑर्बिट के अंदर इसलिए मूव करेगा अगर हमारा एंगुलर मोमेंटम पर्टिकुलर किसी इंटीग्रल मोमेंटम के क्या होगा, एच कट के इक्वल होगा, तो ही वो क्या करेगा उस ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, ठीक है। यानी कि अगर उसकी वैल्यू एच कट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट के इक्वल होगा एल तभी मूव करेगा। तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो यानी कि 1 ऑफ एच कट, ठीक है। तो अगर जो भी जिनका एंगुलर मोमेंटम उतना है वो उसी उसमें जब एन की वैल्यू 1 है वहीं पे ही क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स revolve only in those orbits in which angular momentum
इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। ठीक है, अगर वो आपके एच कट के उसके होगा तो ही वो होगा, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो L इज इक्वल टू एन एच कट के उसमें होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उसके अंदर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब हमें ये पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है तो यानी कि उसने कोई ना कोई फोटोन, कोई ना कोई एनर्जी रिलीज़ की होगी, और अगर एब्जॉर्ब कर लेगा वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था अगर इस तरीके से है तो वो तभी होगा जब डेली यानी कि जो एनर्जी के अंदर चेंज है वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, उसको लिख लीजिए, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन by absorbing or emitting a photon of energy h nu can jump from one orbit to another orbit such that when del E is equal to h nu, that is E2 minus E1 is equal to h nu। ठीक है, तो अगर ये इतना होगा तभी वो एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर ट्रांजिशन कर सकेगा। अगर दोनों की एनर्जी, अगर ये E2 एनर्जी लेवल है और ये 1 है तो डेल E आपका h न्यू यानी कि यहाँ से एक फोटोन निकलेगा। अगर फोटोन एनर्जी रिलीज़ हो रही है तब हम कहेंगे ये डाउन में आ गया, और अगर आपने फोटोन लेके यानी कि h न्यू की एनर्जी लेके आपने ऊपर इसको वो कर दिया तो हम कहेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया है। ठीक है, और अगर रिलीज़ कर रहा है तो वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, वहाँ पे उसकी एनर्जी होनी चाहिए थी। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बोहर मॉडल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम करेंगे, सारी चीज़ें इसकी समझेंगे, क्योंकि हमें आगे जो करना है वो आपकी एलएस कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वगैरह करना है, जिसके लिए इन सारी चीज़ों की डिटेल हमें पता होनी चाहिए कि हम एक्चुअली में ये कर क्या रहे हैं, एनर्जी की ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है। ये सारी चीज़ों को रिवाइज करवाने के लिए मैं आपके नोट्स बनवा रही हूँ ताकि आपको कहीं कहीं इन चीज़ों को देखना ना पड़े। ठीक है, और इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, जो मैं करवा रही हूँ बस वो करते चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।